हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और इविल डेड सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका सेकंड पार्ट इविल डेड 2 डेड बाय डॉन का ब्रेकडाउन, जो आई थी फर्स्ट पार्ट के 6 साल बाद 1987 में। इसके भी डायरेक्टर हैं सैम रेमी और सैम ने इसे लिखा था स्कॉट स्पीगल के साथ मिलकर। पिछले पार्ट से अलग ये एक हॉरर कॉमेडी है और ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक रीमेक है या फिर एक बेहतर वर्जन है पिछले पार्ट का, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ये एक सीक्वल है, यानी कि उसके आगे की स्टोरी। सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा और साथ में ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। ओरिजिनली इसकी स्टोरी क्या थी, कैसी ये बनी और कैसी आपको देखने को मिली। एक बड़े बजट में ये बनी थी, इसलिए आप काफी कुछ नया भी देखोगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है नेक्रोनोमिकॉन एक्स मॉर्टिस के बारे में, यानी कि बुक ऑफ द डेड, जो काम करती है इविल की दुनिया के पैसेज वे के तौर पर। इसे तब लिखा गया था जब सागर में पानी की जगह बहता था खून, और उसी खून से इसे लिखा गया। लेकिन 1300 एडी के अराउंड ये बुक गायब हो गई थी। ये थी नेक्रोनोमिकॉन की जानकारी। इसके बाद हम देखते हैं ऐश को, जो अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा के साथ एक दूर दराज वीरान कैबिन में जा रहा है। अब आप कहोगे कि आगे की स्टोरी कैसे हुई, क्योंकि लिंडा तो पिछले पार्ट में मर गई थी। तो ये हमें दिखाया जा रहा है पिछले पार्ट का रीकैप, ताकि ऑडियंस को याद आ जाए कि पहले क्या क्या हुआ था। लेकिन इसे फिर से शूट करना पड़ा था क्योंकि सैम रेमी ने पिछले पार्ट के राइट्स बेच दिए थे, इसलिए उसकी फुटेज वो यूज नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने पूरा रीकैप ही फिर से शूट कर दिया, वो भी बड़े बजट में। बाकी 3 दोस्त इसमें नहीं लिए गए क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता। बस इसी वजह से लोगों को लगता है कि ये एक रीमेक है। अब सैम रेमी की कार में उन्होंने ब्रिज क्रॉस किया और वो पहुंच गए कैबिन में। ऐश पियानो बजा रहा था और लिंडा उस पे नाच रही थी। ऐश वो लॉकेट इसे पहले ही गिफ्ट कर चुका। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों इस कैबिन के ओनर के बारे में नहीं जानते, पर हमें पता चल गया कि यहाँ का ओनर है वो आर्कियोलॉजिस्ट रेमन नोबी। उसका टेप रिकॉर्डर वहीं पर पड़ा है और साथ में रखी है एक लड़की की फोटो, जो है रेमन की बेटी एनी। नेक्रोनोमिकॉन भी वहीं पर पड़ी है और आपको बता दूं कि ये टेप रिकॉर्डर वही पिछले पार्ट वाला है। ऐश उसे प्ले करता है तो उसमें रेमन वही सब बता रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ कैंडेरियन रूइंस में गया था, तो वहां पर मुझे एक किताब और एक डैगर मिला। लेकिन इस बार बड़े बजट की मेहरबानी से वो सब हमें दिखाया भी गया। रेमंड के साथ थी उसकी वाइफ हेनरिएटा, उनकी बेटी एनी और प्रोफेसर एड। डैगर और किताब वो अपने साथ इस कैबिन में ले आया और उसने किताब की ट्रांसलेशन शुरू कर दी। तब उसे पता चला कि किताब में एक ऐसा पैसेज है जिसे पढ़ने से इविल को आजादी मिल जाती है किसी भी लिविंग बीइंग को पोजेस करने की, चाहे वो पेड़ क्यों ना हो। अब ऐश तो किताब को देखने में बिजी था और उधर रेमंड पढ़ने लगा वही पैसेज, जिसकी वजह से हैवान जाग उठा और उसने सीधा पोजेस कर लिया लिंडा को। उसकी चीख सुनकर ऐश पहुंचा चेक करने, तो वो गायब थी, इसलिए उसे ढूंढते हुए वो जंगल में पहुंच गया। और तभी अचानक डेड लिंडा उसके सामने आ गई, जिससे वो काफी डर गया। वो ऐश की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके कूदते ही ऐश ने वहां पर रखा शवल आगे कर दिया, जिससे उसका सर धड़ से अलग हो गया। इसके बाद ऐश ने उसकी बॉडी को दफना दिया और ये रात यहीं पर खत्म हुई। लेकिन तभी हम आ गए पीओवी शॉट पर। एक डीमन कैबिन को आर पार करते हुए सीधा ऐश के अंदर घुस गया और अब हम आ चुके हैं पिछले पार्ट की एंडिंग पर। रिकैप खत्म हुआ, अब स्टार्ट होगी असली मूवी। डीमन उसे हवा में धकेलते हुए काफी दूर ले गया और आज तक भी लोग सोचते हैं कि आखिर सैम रेमी ने ये सीन शूट कैसे किया, वो भी उस वक्त। एक पेड़ से टकराने पर वो रुका और सीधा जा गिरा गंदे पानी में। यहाँ पर ऐश भी बन गया एक डेडाइट, लेकिन किस्मत से सूरज निकल आया था और उसकी रोशनी पड़ते ही इविल वापस जमीन में चला गया और ऐश भी हो गया फिर से नॉर्मल, यानी कि अंधेरों में ही इनका राज चलता है। काफी देर तक वो बेहोश पड़ा रहा और जैसे ही उसे होश आया, कैमरा ने की एक और जबरदस्त मोमेंट। कैबिन में भी उसे इविल दिख रहा था, जो उसे अपनी तरफ बुला रहा था। अब सबसे पहला काम उसने ये किया कि वो जल्दी से कार लेकर वहां से निकल गया, लेकिन फिलहाल वो कहीं भी नहीं जा सकता क्योंकि ब्रिज हो चुका है पूरी तरह खत्म। फूट फूट कर रोने के बाद उसने देखा कि सूरज ढल रहा है और एक बढ़िया शॉट में जैसे ही सूरज ढला, इविल फिर से आ गया ऊपर। तब ऐश ने जल्दी से कार को रिवर्स करके मोड़ा और वो निकल गया सीधा कैबिन की तरफ, लेकिन इविल उसके पीछे लग चुका था। तभी उसकी कार भी क्रैश हो गई और वो जा गिरा सीधा बाहर। कैमरा वर्क की मैं बार बार तारीफ नहीं करूंगा, आप खुद ही देख लो। अब किसी तरह खुद को संभाल कर वो कैबिन में पहुंचा, लेकिन इविल उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने पूरे कैबिन में ऐश का पीछा किया, लेकिन आखिर में उसे वापस जाना पड़ा क्योंकि ऐश हो चुका था गायब। असल में वो छुप गया था बेसमेंट में।
मीनवाइल हम देखते हैं एनी को, जो कि साइड से अब लौटी है अपने साथ नेक्रोनॉमिकॉन के मिसिंग पन्ने लेकर। वो मिली प्रोफेसर एड से, जो कि इसका बॉयफ्रेंड भी है, और अब ये जाएंगे सीधा कैबिन पर इसके मॉम डैड के पास। ये नहीं जानती कि कैबिन में क्या क्या हो चुका है, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही इसके माँ बाप यहाँ पर आए थे। इसे लगता है कि सब ठीक ही होगा। उधर ऐश की आंख लग गई थी, लेकिन अचानक हलचल होने पर वो जा गया। वो देखता है कि पियानो अपने आप बज रहा था, और क्योंकि पियानो बज रहा है इसलिए लिंडा की सरकटी लाश भी जमीन से निकलकर नाचने लगी। अपने सर के साथ कुछ ट्रिक्स दिखाकर वो चली गई। ऐश अभी सोच ही रहा था कि तभी लिंडा ने सामने से आकर उसे पकड़ लिया और थोड़ी ट्रिक्स ऐश के सर के साथ भी दिखा दी, लेकिन उसका सर नीचे गिरते ही ऐश जा गया। यानी कि ये सब एक बुरा सपना था, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। अचानक लिंडा का सर उसकी गोद में गिर पड़ा और उसने सीधा ही ऐश के हाथ में दांत गड़ा दिए। अब ऐश उसके सर को जगह जगह मारता फिर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ जरा भी ढीली नहीं हुई। तब आखिर में वो पहुंच गया शेड में, जहां पर हम देख पाए फ्रेडी क्रूगर का ग्लव। अगेन इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ऐश ने उसके सर को जैक में फंसा दिया और तब जाकर वो फ्री हो पाया। अब वो उसके सर के टुकड़े करने वाला था चेनसॉ से, लेकिन चेनसॉ तो वहां पर थी नहीं, क्योंकि उसे लेकर आ रही थी लिंडा की हेडलेस बॉडी। लेकिन ऐश ने एक रॉड सामने अड़ा दी, जिस वजह से वो उल्टा उसी की बॉडी में फंस गई और कुछ इस तरह उसका शरीर भी शांत हो गया। ऐश ने वो चेनसॉ उसके हाथ से छीन ली और साथ में हाथ भी। अब यहाँ पर एक सीन फिल्म में से काटा गया। लिंडा का सर ऐश के ऊपर काले खून की भयानक उल्टी करता। इसी वजह से पहले इसका मुंह साफ था, लेकिन अब इस पे वो काला खून लगा है। खैर अब ऐश उसके सर को काटने वाला था, पर तभी वो नॉर्मल होकर उसे बहकाने लगी, लेकिन ये प्लान काम नहीं आया। ऐश ने उसके सर के चीथड़े करके उससे छुटकारा पा लिया। इसके बाद वो वापस कैबिन में पहुंचा तो उसे मिल गई एक शॉटगन। और आपको बता दूं कि चेनसॉ और शॉटगन का इस फ्रेंचाइज में बहुत ज्यादा महत्व है। अब चेनसॉ को फेंक कर वो शॉटगन में गोलियां भर रहा था कि तभी चेयर अपने आप मूव करने लगी। आपको याद होगा कि पिछले पार्ट में एक सीक्वेंस था जिसमें पूरा कैबिन अजीब चीजें कर रहा था। ये उसी सीक्वेंस का एक बड़े बजट वाला वर्जन है, जो हमें बताता है कि इविल किस तरह हमें कमजोर करता है, हमारे दिमाग को भ्रम में डालकर। मिरर के सामने खड़ा होकर वो खुद को समझा रहा था कि सब कुछ ठीक है। तभी उसकी रिफ्लेक्शन ने बाहर निकलकर उसे समझाया कि कुछ भी ठीक है नहीं, तो अभी अपनी गर्लफ्रेंड को चीर कर आया है। वो उसे गिल्ट में डाल रहा था, पर आखिर में ऐश ने इसे भी केवल एक भ्रम पाया। लेकिन अब जो हो रहा था वो कोई भ्रम नहीं था। उसके जिस हाथ में लिंडा ने काटा था वो हो चुका था पोजेस्ड। अब यहाँ पर एक पूरा सीक्वेंस आता है जिसमें ऐश अपने खुद के हाथ से फाइट करता है, क्योंकि उसका खुद का हाथ उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। और यही वो सीक्वेंस है जिसकी वजह से ये मूवी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई, क्योंकि परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट है। आपको बता दूं कि ये पूरा सीन ब्रूस कैम्पबेल ने खुद इम्प्रोवाइज किया था, और जो पहला टेक लिया गया था सैम ने वही फिल्म में रख लिया, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट था। और क्योंकि उसका हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा था, इसलिए वो भी हाथ को धो रहा था ताकि वो शांत हो जाए, लेकिन बात नहीं बनी। वो हाथ उसकी अच्छे से सर्विस कर रहा था। पूरी मरम्मत हो जाने के बाद जब ऐश बेहोश हो गया, तब उस हाथ को देख गया एक क्लीवर। ऐश को खींचकर वो उस क्लीवर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो उस हाथ के हाथ लगता उससे पहले ही ऐश ने उसे स्टैब करके वहीं पर रोक दिया। फिर चेनसॉ उठाकर उसे काट डाला, और पहली बार कोई अपना हाथ काट कर इतना खुश हुआ होगा। इसी बीच एनी पहुंच चुकी थी उस टूटे हुए ब्रिज तक। वहां पर उसे मिला रिपेयरमैन जैक और उसकी गर्लफ्रेंड बॉबी जो। उन्हें कैबिन तक जाने का एक और रास्ता पता था, और अच्छा खासा पैसा ऑफर होने पर वो दोनों इन्हें लेकर चल दिए। उधर ऐश ने उस हाथ को एक डब्बे के नीचे बंद कर दिया और वजन के लिए ऊपर रख दी कुछ किताबें, जिनमें सबसे ऊपर वाली का टाइटल है अ फेयरवेल टू आर्म्स। इतने में ऐश अपनी कटी हुई बाजू को फिक्स कर रहा था, वो हाथ वहां से उल्टे पैर भाग निकला। अब एक फैन थ्योरी ये है कि वेडनेसडे के पास जो हाथ था वो ऐश का ही हाथ है। खैर ऐश अपनी गन लेकर उसके पीछे लग चुका था, लेकिन वो तो खुद ही एक माउस ट्रैप में फंस गया। उसे मारने के चक्कर में ऐश ने गोलियां चलाकर दीवार में कई सारे छेद कर दिए, और एक में से खून निकला तो ऐश ने सोचा कि वो मर गया, लेकिन देखते ही देखते वो खून की लाइन बन गई, खून की बाढ़, जिसमें ऐश भी बह गया। अब वो कैबिन उसे फिर से लपेटे में ले रहा था, उसका दिमाग फिराकर। अंदर मौजूद सभी चीजें उस पर हंसने लगी, इंक्लूडिंग लैंप, बुक्स और हिरन। इसलिए वो भी हंसने लगा, लेकिन हंसी के अंदर छुपी थी उसकी लाचारी। तभी दरवाजे पर हलचल होते ही उसने गोली चला दी, जिससे कोई चिल्ला उठा। उसने चेक किया तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो वापस अंदर आया, जेक उस पर टूट पड़ा, पर उल्टा ऐश ही उसे धोने लगा। इसलिए एड ने आकर उसके हाथ पकड़े, तो जेक ने मार मार कर उसे बेहोश कर दिया। उसकी गोली बॉबी के कंधे को छूकर निकल गई,
इसलिए उसे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन एनी को काफी डैमेज हुआ खून में नहाए हुए ऐश और खून से सनी चेनसॉ को देखकर। उसे लगा कि ऐश ने उसके पेरेंट्स को मार डाला। अभी कुछ साफ नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐश को बेसमेंट में फेंक कर उसे अंदर ही लॉक कर दिया। फिर वो सब भी रिकॉर्डिंग सुनने लगे तो उन्हें पता चला कि एनी की मॉम पोजेस हो चुकी थी, इसलिए डैड को उसे मारना पड़ा और उसे मारकर डैड ने दफना दिया था बेसमेंट में। ये सुनकर ऐश भी घबरा गया और घबराना बनता भी था क्योंकि हेनरिएटा जमीन से बाहर निकल आई। यह है सैम रेमी के भाई टेड रेमी और इस डेड को देखकर बहुत ज्यादा अनईजी फील होता है क्योंकि इसके टिश्यू सड़ रहे हैं, बॉडी में सूजन आ रही है, पर चेहरे पे एक क्रीपी स्माइल है। उसे देखकर ऐश की आंखें फट गई और पता नहीं क्या क्या वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे बाहर निकालो, और इसी बीच हेनरिएटा उसके पास पहुंच गई। अपने गर्दन लंबी करके वो उसे खाने वाली थी कि तभी जेक ने उसे ऊपर खींच लिया, लेकिन साथ में वो भी ऊपर आ गई। उसने जेक का चेहरा पकड़ लिया था और एड बीच में आया तो उसे भी डिसमिस कर दिया। तो फॉर्म में आना पड़ा ऐश को। उसने हेनरिएटा के फेस पर ही दरवाजा बंद कर दिया, जिससे उसकी आंख निकलकर घुस गई बॉबी के मुंह में। कुछ इस तरह वो उसे वापस अंदर बंद कर पाए, लेकिन ऐश जानता है कि इतने से कुछ भी नहीं होगा। उसने इविल के बारे में उन्हें पूरी जानकारी दे दी। बॉबी वहां से निकलना चाहती थी पर ऐश ने मना किया, इसलिए उनके बीच बहस हो गई। इसी का फायदा उठाकर हेनरिएटा ने खेल दी अपनी चाल। नॉर्मल होकर वो एनी को बचपन वाली लोरी सुनाने लगी। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। एनी उसके जाल में फंस रही थी, लेकिन ऐश ने उसे समझाया और तभी एड बन गया एक डेडाइट। अब वो दोनों इन्हें वार्निंग दे रहे थे कि जो हमारा था वो हमारा होगा, यानी कि धरती, और साथ ही जो इनका है वो भी ये ले लेंगे, यानी कि लाइफ। वो बोल रहे थे डेड बाय डॉन, जो कि मूवी का सबटाइटल है और इसका मतलब है कि सूरज निकलने से पहले ये सब मरेंगे। एड बॉबी के ऊपर झपटा तो उसके मुंह और कुछ तो नहीं लगा, इसलिए वो बॉबी के बाल ही निकल गया। बॉबी भी बाल बाल बच गई। जेक बीच में आया तो उसने जेक को बेचैत कर दिया। ये देखकर ऐश वहां से भाग गया तो एनी उसे कायर कहने लगी, क्योंकि ये नहीं जानती कि ऐश ही फिल्म का हीरो है। वो गया था कुल्हाड़ी लेने, जिससे उसने एड के कई सारे टुकड़े कर दिए और उसके हरे खून से चारों तरफ हरियाली फैला दी। यहाँ वो तीनों जान गए कि हीरो कौन है। जेक देखता है कि जिस रास्ते से ये आए थे अब वो बाहर है ही नहीं, जंगल उसे खा गया। तभी वो घड़ी अपने आप रुक गई और पूरे कैबिन में अजीब सी हलचल होने लगी, मानो कोई इनकी दुनिया में आना चाहता हो। तभी एक रूम का दरवाजा खुल गया, लेकिन कोई भी उसमें जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए ऐश अकेला ही चल दिया और तब जाकर एनी उसके साथ गई। उनके अंदर पहुंचते ही वो दोनों भी आ गए और साथ में आ गई एनी के डैड की आत्मा। वो उन्हें बताता है कि एक काली शक्ति तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, जिससे बचने के लिए तुम्हें उन पेजेस में लिखे पैसेज को पढ़ना होगा। और वो और कुछ बता पाता उससे पहले ही इविल ने उसे खींच लिया। तभी बॉबी को फील हुआ कि जेक ने कुछ ज्यादा ही जोर से उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन वो जेक नहीं बल्कि ऐश का डिमोनिक हाथ था। डर के मारे बॉबी कैबिन से निकलकर जंगल में भाग गई और यहाँ पर हम भी एक जिंदा डिमोनिक पेड़ को देख पाए। इसका मतलब है कि बॉबी फंस गई। बेलो ने उसे जकड़कर उसके कपड़े फाड़े, फिर उसे घसीटना शुरू कर दिया और घसीटते हुए दे मारा सीधा एक पेड़ में, जिससे वो भी मर गई। इधर वो दोनों पेज इसको समझ रहे थे। एक पेज में एक आदमी बना था जो कि 1300 एडी में आसमान से आया एक हीरो था, और आपको याद तो होगा ही कि उसी साल ये बुक गायब हो गई थी। उसे चुना गया था इविल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और ऐश के मुताबिक उसने कोई खास अच्छा काम तो नहीं किया। खैर उन पेजेस के मुताबिक इविल को वापस भेजा जा सकता है। इसके लिए 2 पैसेज हैं। पहले को पढ़ेंगे तो वो काली आत्मा हड्डी मांस वाले रूप में प्रकट हो जाएगी। फिर दूसरे पैसेज को पढ़ने से स्पेस और टाइम के बीच एक दरार खुल जाएगी, जिसमें उस आत्मा को भेजा जा सकता है उस मांस वाले रूप में। अब आगे वो कुछ पढ़ पाते उससे पहले ही जेक ने उन पर शॉटगन तान दी। अब ये बॉबी को ढूंढने जाएंगे, लेकिन ऐश के मुताबिक इससे कोई फायदा नहीं होगा। पेपर्स के जरिए फिर भी इनके पास एक चांस है, और ये सुनते ही जेक ने पेपर्स ही बेसमेंट में फेंक दिए, यानी इनकी आखिरी उम्मीद भी गई। वो उन्हें जबरदस्ती बाहर ले आया और इस फैसले का जल्दी उसे पछतावा भी होने लगा, क्योंकि डीमन वहां पर आ चुका था और उसने फिर से पोजेस कर लिया ऐश को। उसने जेक को उठाकर सीधा पेड़ में दे मारा और इसी बीच यानी जल्दी से कैबिन में भाग आई। और ऐश ने वहीं पर प्रकट होकर उसे बता दिया कि अगला नंबर तुम्हारा है, इसलिए उसने जल्दी से दरवाजा लॉक कर दिया। फिर वहां पड़ा कैंडेरियन डैगर उठाया, जो कि सेम पिछले पार्ट वाला है। वो पूरी तरह अलर्ट होकर पहुंच गई बैक डोर पर, क्योंकि वहीं पर हलचल हो रही थी। जैसे दरवाजा खुला उसने डैगर घुसा दिया, लेकिन ऐश के बजाय वो था जेक। ऐश तो उसे बाहर से जकड़ रहा था, इसलिए वो दरवाजा लगाने लगी, जिससे जेक को और झटके झेलने पड़े। एनी ने उसे अंदर खींचकर फिर से ट्राई किया, लेकिन वो पूरी तरह अंदर नहीं हुआ था, इसलिए इस बार चोट लगी उसके पैर में। इससे अच्छा तो ये डीमन के हाथों ही मर जाता। खैर ऐश के आने से पहले फाइनली उसने दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वो गई जेक को चेक करने, पर यहाँ भी उसने गलती से डैगर हिला दिया, जिससे जेक की जान वैसे ही हलक में आ गई। वो भी सोच रहा था कि एनी है कि बेचैनी। जेक के
के कहने पर डैगर निकाल कर वो उसे अंदर ले गई और फिर कुल्हाड़ी लेकर पहरा देने लगी, लेकिन जेक को उसने लेटा रखा था बेसमेंट के करीब, इसलिए हेनरिएटा ने उसे अंदर खींच लिया और उसके सामने ही मिक्सर जूसर ऑन करके वो जेक को लपेट गई। वैसे तो क्या पता वो बच भी जाता, लेकिन इसका आसरा लेकर उसने गलती की। और तभी अचानक ऐश ने उसे उठाकर पटक दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। अब उसे खत्म करने के लिए वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी सामने आ गया वो लॉकेट जिसने बना रखा था स्कल, और सेम ऐसा ही पिछले पार्ट में भी था। खैर उसे देखकर उसकी यादें ट्रिगर हुई, सभी इमोशंस वापस आए और डीमन को बाहर धकेल कर ऐश फिर से नॉर्मल हो गया। इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ऐसा कर पाने के लिए। बाकियों में से कोई भी ऐसा नहीं था, लेकिन ऐश की बात अलग है, ये आप एंड तक समझ जाओगे। जैसा कि आप देख सकते हो घड़ी फिर से चल पड़ी। खैर तभी अचानक उस पर कुल्हाड़ी से वार हुआ, जिससे वो बच गया, और वो किया था एनी ने। वो बिना रुके उस पर टूट पड़ी, इसलिए ऐश ने उसे दबोच कर किसी तरह शांत किया, पर तभी वो फिर से चालू हो गई, इसलिए ऐश को जोर दिखाना पड़ा और तब जाकर वो रुकी। अब अपनी जान बचाने के लिए इन्हें बेसमेंट में से वो पेजेस वापस लाने होंगे, इसलिए शेड में जाकर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन से ऐश ने चेन सॉ अपने कटे हुए हाथ से अटैच कर ली और शॉटगन की बैरल काट कर उसे बना लिया और ज्यादा उपयोगी। यहाँ पर ऐश बन चुका था एक हॉरर लेजेंड, और यहीं पर वो पहली बार बोलता है अपना सबसे फेमस वर्ड। इसी बीच वो डिमोनिक पेड़ अपनी जगह से उठकर कैबिन के पास आने लगे, क्योंकि अब ये उन्हें रोकेंगे। बेसमेंट का दरवाजा काट कर ऐश बड़ी सावधानी से नीचे पहुंचा तो वहां पर कोई भी नहीं था सिवाय जेक के कंकाल के। वहीं पर उसे पेज भी मिल गए, जिन्हें लाकर उसने जल्दी से एनी को पकड़ा दिया और वो भी लग गई अपने काम पर। ऐश भी ऊपर आ रहा था कि तभी हेनरिएटा ने सीढ़ी के पीछे से उसके पैर खींचकर उसे गिरा दिया नीचे। इतने में एनी ने पहला पैसेज पढ़ दिया, लेकिन ऐश की चीख सुनकर वो भी पहुंच गई चेक करने, तो उसकी मॉम ने बाहर निकल कर उसे पकड़ लिया। वो अच्छा खासा खेल खेल रही थी कि तभी ऐश निकल आया बाहर, और यहाँ पर शुरू हुई आमने सामने की लड़ाई, जिसमें ऐश ने उसे धो रखा था। इसलिए परेशान होकर उसने गर्दन लंबी कर ली। वो ऐश पर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी एनी वही लोरी गाने लगी, जिसे सुनकर वो रुक गई, और इसी का फायदा उठाकर ऐश ने उसके दोनों हाथ और गर्दन काट डाली। वो भी यही बोल रही थी कि मैं तुम्हारी आत्मा निगल जाऊंगी, तब ऐश कहता है कि पहले गोली निगल। बस ये बोलकर उसने शॉटगन से उसका सर उड़ा दिया, जिससे फाइनली उन्हें शांति मिली, या फिर शायद नहीं, क्योंकि कई सारे जिंदा पेड़ों ने कैबिन पर धावा बोल दिया। अब क्योंकि इसने पहला पैसेज पढ़ दिया था, इसलिए वो काली आत्मा भी वहां पहुंच गई अपना मांस वाला रूप लेकर। उसके आने से टाइम काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा, जिसका सबूत है ऐश के सफेद होते बाल। अब एनी जल्दी से सेकंड पैसेज पढ़ रही थी, लेकिन अचानक वो रुक गई, क्योंकि ऐश के इविल हाथ ने उसे डैगर से स्टैब कर डाला, यानी ऐश तो अब गया। वो डीमन उसे खाने वाला था, लेकिन हिम्मत करके एनी ने वो पैसेज पूरा पढ़ दिया, जिससे वो दरार ओपन हो गई, और यहाँ पर एनी ने दम तोड़ दिया। जो आत्माएं उस डीमन की कैद में थी वो सब बोल रही थी कि हम जीत गए। ऐश ने अपनी चेनसॉ से उस डीमन की आंख फोड़ दी, तभी वो डीमन दरार के अंदर खिंच गया, साथ में ऐश की कार, और इसके बाद खुद ऐश भी। उसके थ्रू वो और उसकी कार जा पहुंचे 1300 एडी में, जहां पर उसके आसमान से गिरते ही कई सारे सैनिकों ने उसे घेर लिया, और इनमें से एक सैनिक है सैम रेमी। वो उसे डेडाइट समझकर मार देते कि तभी वहां पर आ गया एक गार्गोइल जैसा डेडाइट, जिसे देखकर सारे सैनिक भाग गए, लेकिन ऐश ने अपनी शॉटगन से सीधा ही उसकी खोपड़ी उड़ा दी। ये देखकर वो सभी उसके सामने झुक गए, क्योंकि वो ऐश को समझ रहे थे आसमान से आया फरिश्ता जो ईविल को खत्म करेगा। अब आप उस पेज में बने ड्राइंग का मतलब समझे होंगे, असल में वो हीरो था खुद ऐश। इस बात का पता चलते ही वो जोर जोर से अपनी किस्मत पर रोने लगा, और इसी के साथ ही मूवी हो गई खत्म। अब ये सारी कंफ्यूजन दूर होगी अगले पार्ट में, जो एग्जैक्ट यहीं से शुरू होगा। तो बड़ा बजट इस मूवी में साफ दिखाई देता है, बेहतर क्वालिटी है, बेहतर डायरेक्शन और बहुत ज्यादा बेहतर इफेक्ट्स। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों की फेवरेट फिल्म यही है, ना कि दी इविल डेड। और मैक्सिमम टाइम जब कोई इविल डेड का नाम लेता है तो फर्स्ट पार्ट की जगह लोगों को याद आती है ये मूवी, जैसे कि रॉन्गटन का नाम लेने पर याद आती है रॉन्गटन 2। इस बार सही मायने में हमने देखी ब्रूस कैम्बेल की एक्टिंग। ब्रूस एक कल्ट हीरो है, और उसकी वजह यह है कि इस फिल्म का हीरो होने के बावजूद उन्होंने अपना मजाक भी उड़वाया, खुद भी उड़ाया, पागलों की तरह चोटें भी खाई और हर तरह से खुद को जलील भी किया। फिर भी पूरी मूवी में हमें पता था कि ये डीमन से लड़ सकता है। उनकी बहादुरी पर हमें कभी शक नहीं हुआ, और ना ही उनकी माचो इमेज को कोई नुकसान पहुंचा। आमतौर पर हीरो ये सब चीजें नहीं करते, ये सब चीजें वो रखते हैं साइड कैरेक्टर्स के लिए, क्योंकि जहाँ हीरो का थोड़ा सा मजाक उड़ा उसकी इमेज गई, पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। इसी वजह से ब्रूस की अपनी एक बहुत बड़ी कल्ट फॉलोइंग है, और ब्रूस की परफॉर्मेंस आप और अच्छे से देखोगे नेक्स्ट पार्ट में। सैम रेमी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले से भी ज्यादा अच्छे और मुश्किल शॉट्स हमने इसमें देखे, जैसे कि जब ईविल ऐश का पीछा करता है ब्रिज से लेकर पूरे कैबिन के अंदर तक। जितनी भी कॉमेडी आपने देखी उसका श्रेय जाता है स्कॉट स्पीगल को, वो सारे सीन्स उन्होंने डाले थे। बाकी टेड रेमी को भी अवार्ड जाता है सबसे क्रीपी डेडाइट का। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में।
$3.5 मिलियन के बजट में इसने कमाए थे $5.9 मिलियन। फर्स्ट पार्ट 3.5 लाख, सेकंड पार्ट 3.5 मिलियन। और इतनी कम कमाई का रीजन ये है कि इसे बहुत लिमिटेड रिलीज मिली थी, सिर्फ 340 थिएटर्स में, क्योंकि इसमें खून खराबा बहुत ज्यादा था, इसलिए इसे मिली थी एक्स रेटिंग। अगर आर रेटिंग लेने के लिए सीन्स को काटते तो मूवी रह जाती सिर्फ 1 घंटे की। इससे ऑडियंस को भी अच्छा ना लगता और ना ही सैम रेमी को, इसलिए मूवी को ऐसे ही रिलीज कर दिया जहां भी कर पाए। यही रीजन है इतने कम बिजनेस का। पैसा नहीं मिला लेकिन फैंस का प्यार तो पा ही लिया। जब पिछले पार्ट की शूटिंग चल रही थी तभी से अगले पार्ट का आइडिया सैम रेमी के दिमाग में चल रहा था। सैम का आइडिया था कि ऐश एक टाइम पोर्टल के जरिए प्राचीन काल में चला जाएगा और वहां पर वो लड़ेगा डेडाइट से। इरविन शपीरो को ये आइडिया पसंद आया और वो इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करने लगे। तब इस फिल्म का नाम था इविल डेड 2, इविल डेड एंड द आर्मी ऑफ डार्कनेस। लेकिन इसे बनाने के लिए सैम रेमी को कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला। तब वो लग गए अपनी अगली फिल्म क्राइम वेव पर, जो कि एक फ्लॉप साबित हुई थी। इसलिए मजबूरन सैम को वापस आना पड़ा इसी फ्रेंचाइज पर। लेकिन प्रोड्यूसर अब भी उनके पास नहीं था। उन्हें कोई चाहिए था जो इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगा सके। तो अब उनकी हेल्प की द इविल डेड के फैन स्टीफन किंग ने। उस टाइम पर स्टीफन किंग अपनी मैक्सिमम ओवरड्राइव को डायरेक्ट कर रहे थे और उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे डीनो डे लॉरेंटेस। स्टीफन ने डीनो को बोला कि सैम रेमी की मूवी फाइनेंस कर दो और डीनो मान गए। सैम को 4 मिलियन का बजट चाहिए था पर डीनो ने दिए 3.5 मिलियन। लेकिन डीनो ने रिक्वेस्ट की कि ये पार्ट भी वैसा ही बनाना जैसा कि पिछला पार्ट था, यानी कि कैबिन और जंगल टाइप। तब सैम रेमी को वो प्राचीन काल वाला आइडिया ड्रॉप करना पड़ा और वो आइडिया हमें देखने को मिलेगा थर्ड पार्ट में और उसका नाम है आर्मी ऑफ डार्कनेस। फिर एक नए सिरे से इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई, लेकिन जो आपने देखा वो इससे अलग थी। उसमें कई सारे कैदी जेल से भागकर उस कैबिन पर पहुंच जाते खजाने की तलाश में और वहां पर उन्हें मिलता ऐश जिसे वो बंदी बना लेते। फिर एक एक करके ईविल उन पर हावी होता और वो मरते जाते। बॉबी का जो डेथ सीन था वो भी एक कैदी के लिए लिखा गया था, वो भी बहुत ज्यादा ब्रूटल। पेड़ उसे पकड़कर बीच में से फाड़ देते। स्पेशली इस फिल्म को रिलीज करने के लिए डीनो ने एक फर्जी कंपनी बनाई थी रोज बर्ड, क्योंकि इसे रिलीज किया गया था अनरेटेड, यानी बिना सेंसर बोर्ड में सबमिट किए। लेकिन पहले ही कई सारे सीन्स को फिल्म में से निकाल दिया गया था। वो सारे सीन्स और ओरिजिनल मूवी अब खो चुकी, वो किसी ने भी नहीं देखी। और वो सीन थे कुछ ऐसे। फ्लैशबैक में जब रेमंड वो पैसेज पढ़ता तो हेनरिएटा वहीं पर पोजेस हो जाती और उसकी डिमोनिक आंखें हम देख पाते। एक वो लिंडा के सर वाला सीन था जिसमें वो ऐश के ऊपर काले खून की उल्टी करती। जब लिंडा का सर ऐश की गोद में गिरता तो वो अपनी सांप जैसी लंबी जीभ को ऐश के मुंह में घुसा देती। दीवार में से जो खून की बाढ़ आई थी उसमें और ज्यादा खून निकलता, वो भी ग्रीन और येलो। ऐश कुल्हाड़ी मारकर एड का आधा सर उड़ा देता। फिर वो उसी हालत में कैरेक्टर्स के पीछे भागता और आखिर में ऐश उसके टुकड़े कर देता और उन्हें फ्लोर पर बिखरा हुआ हम देख पाते। डेडाइट ऐश एक गिलहरी को खाता और जब ऐश डीमन को बाहर धकेल कर फिर से नॉर्मल होता तो उसकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हम देख पाते। ये थे कुछ सीन्स जिन्हें काट दिया गया था। शायद कुछ डिलीटेड सीन्स आपको मिल भी जाएं, लेकिन मेन सीन्स सारे खो चुके। ये ब्रूस कैम्बल की फेवरेट इविल डेड फिल्म है। ऐश के हाथ में अटैच चेनसॉ में से जो धुआं निकल रहा था वो असल में सिगरेट का धुआं था जिसे पाइप के थ्रू निकाला जा रहा था और सिगरेट फूंक रहे थे सैम रेमी। इसे शूट किया गया था नॉर्थ कैरोलिना के टाउन वेड्सबोरो में, जहां पर 2 साल पहले स्टीवन स्पीलबर्ग ने शूट की थी द कलर पर्पल। ज्यादातर मूवी शूट हुई एक हाई स्कूल के जिम के अंदर, वहीं पर पूरा सेट बना रखा था। जो बड़ा सा डीमन आपने एंड में देखा उसका नाम रखा गया था द रॉटन एप्पल हेड। वो इतना ज्यादा बड़ा था कि शूटिंग के बाद क्रू ने उसे वहीं पर छोड़ दिया। वो उसे साथ में नहीं ले गए और जल्दी वो गायब हो गया। कई सालों बाद वो दिखाई दिया एक हैलोवीन हॉन्टेड हाउस में अट्रैक्शन के तौर पर। ये बॉबी जो यानी कि कैसी वेस्ली की पहली फिल्म थी। बॉबी जो का कैरेक्टर इंस्पायर था हॉली हंटर से, जो कि सैम की हाउसमेट थी जब वो इसे लिख रहे थे। डेडाइट्स पूरी तरह ब्लाइंड थे उन आई लेंसेज की वजह से। हर एक सीन से पहले वो चलने की रिहर्सल करते थे क्योंकि सामने उन्हें कुछ भी दिखाई देता नहीं था। इसके इफेक्ट्स इतने ज्यादा अच्छे इसलिए थे क्योंकि उनमें इन्वॉल्व थे क्रेग निकोटेरो। हेनरिएटा का रोल करने में टेड रेमी की हालत खराब हो गई थी। उन्हें बहुत भारी फुल बॉडी सूट पहनना पड़ता था, ऊपर से आई लेंसेज और फेक दांत। टेड की बॉडी का इकलौता पार्ट जो हम देख पाए वो थी उनकी जीभ। ऊपर से शूटिंग के टाइम पर गर्मी हद से ज्यादा थी। उस सूट के अंदर टेड को इतना ज्यादा पसीना आता था कि टीम कप्स के अंदर भरकर पसीना बाहर निकालती थी। उनके कान से निकलता पसीना हम देख पाते हैं जब वो एनी के ऊपर उड़ रहे थे। ये मूवी टर्की में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इस्तांबुल में इसे एक ही स्ट्रीट पर मौजूद 2 सिनेमाज में दिखाया गया था एक साथ, वो भी 2 महीनों से ज्यादा, जबकि फर्स्ट पार्ट वहां पर रिलीज हुआ ही नहीं था। इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से ही द इविल डेड वहां पर रिलीज की गई 1990 में। लोगों ने सीक्वल पहले देखा। जर्मनी में द इविल डेड का नाम था डांस ऑफ द डेविल्स और इस फिल्म में लिंडा ने नाचकर वो नाम जस्टिफाई कर दिया।
जिस सीन में ऐश खून की बाढ़ में फंस गया था, उस सीन में ब्रूस लेटे थे फ्लोर पर और खून गिर रहा था ऊपर से। उसे इस तरह शूट किया गया कि देखने वाले को लगे कि वो सीधे खड़े हैं। खून इतना ज्यादा था कि ब्रूस ऑलमोस्ट उसमें डूब गए थे और अगले 2 हफ्तों तक उनके नाक से वो लाल लिक्विड निकलता रहा। ऊपर से वो हर एक मक्खी का टारगेट बन चुके थे। इसके पोस्टर में जो आंखों वाला कंकाल है वो इस फिल्म में था ही नहीं। वैसा सिमिलर कंकाल आप देखोगे अगले पार्ट में। ओरिजिनली एनी रेमंड की बेटी नहीं थी, बाद में उसे बना दिया गया। तो ये थे ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। अगर ये सारी जानकारी पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलती है काम को जारी रखने की। बाकी कमेंट करके आपको बताना है कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में से आपका फेवरेट कौन सा होगा। बस ये सिंपल सा जवाब आपको देना है, जो आपको बेहतर लगी वो बता देना। और क्योंकि पिछली बार 1000 कमेंट्स काफी जल्दी हो गए थे, इसलिए इस बार टारगेट है 1500 कमेंट्स का। इसका नेक्स्ट पार्ट आप मिस ना कर दो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन को पोजेस कर सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं मिलूंगा आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए सबको बाय।